ऑलराइट, अब हम लोग शुरू करते हैं सोर्सेस ऑफ लॉ। सबसे पहले जी हमारे पास आ जाता है केस लॉ और एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, केस लॉ और प्रेसिडेंट पे हम लोग बात करें तो जी क्या है ये के जो फर्स्ट लीगल सोर्स ऑफ लॉ होता है जिसकी बेस पे डिसीजंस लिए जाते हैं कोर्ट्स में, उसको आप कहते हैं केस लॉ। ठीक है, जिसमें जज जज साहब जो हैं वो डिसीजन लेता है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी पे जो डिसीजंस होते हैं उसकी बेसिस पे अपना डिसीजन सुनाते हैं। और जब एक लीगल प्रिंसिपल डिसाइड कर लिया जाता है एक किसी अप्रोप्रिएट कोर्ट की तरफ से, वो कोई भी कोर्ट हो सकता है, तो वो फिर क्या बन जाती है, वो बन जाती है जुडिशल प्रेसिडेंट। ठीक है, कॉमन लॉ क्या है? बॉडी है लीगल रूल्स की जो कि कॉमन होती है पूरी कंट्री के लिए। कौन सी कंट्री जनाब? बात हो रही है यूके लॉ की। ठीक है, जो कि फिर जुडिशल डिसीजंस में जिसको एम्बॉडीड कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं इक्विटी टर्म दिया गया है लॉ में स्पेसिफिक सेट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स को। जो लीगल प्रिंसिपल्स के जो सेट्स हैं उसको आप इक्विटी कहते हो, जो कि जिसको किसने डेवलप करा जी? कोर्ट ऑफ चांसरी ने। और जो कि रिप्लेस नहीं करता है कॉमन लॉ को। ठीक है, एक फेयर डीलिंग्स होती हैं जो कि पार्टीज़ के दरमियान होती है, और टाइम टू टाइम ये इम्प्रूव होता गया है फेयरनेस का कॉन्सेप्ट लाते रहते हैं। अगर बात करें जी इंटरेक्शन बिटवीन इक्विटी और कॉमन लॉ की, तो तीन मेजर चेंजेस आई हैं, न्यू राइट्स आई हैं, जहाँ पे इक्विटी रिकग्नाइज़ करती है, प्रोटेक्ट करती है राइट्स, जहाँ पे कॉमन लॉ जो है जिसने कोई सेफ गार्ड्स नहीं दिए थे। ठीक है, बेटर प्रोसीजर्स आ जाते हैं इक्विटी में, ज़्यादा इफेक्टिव है कॉमन लॉ से। ठीक है, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने में बेटर रेमेडीज़ होती हैं। स्टैंडर्ड कॉमन लॉ जो है वो सक्सेसफुल क्लेमेंट को अवार्ड दे देता है फॉर द डैमेजेस फॉर देयर लॉसेस, जबकि लॉर्ड चांसलर ने जो है वो डेवलप करी रेमेडीज़ जो कि अवेलेबल नहीं थी दूसरे कोर्ट्स में, तो ये इक्विटी लॉ में आगे रहती हैं। इक्विटी में जो है क्या क्या ऑर्डर्स आ गए जी कि डिफेंडेंट को जो है वो एग्रीड करना होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे। ठीक है, डिफेंडेंट को जो है वो एब्सटेन करना होगा रॉन्ग डूइंग को, इंजेक्शन को, और अल्ट्रेशन करनी होगी, डॉक्यूमेंट को रिफ्लेक्ट करना होगा पार्टीज़ के इंटेंशंस को आपको डिसीजन लेते वक्त, इसको आप रेक्टिफिकेशन कहोगे, और रिस्टोर करोगे प्री कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस को यानी कि रेसिसेशन को। डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशल प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करें तो सिस्टम जो है जुडिशल प्रेसिडेंट का वो बेस करता है जी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ, जो कि प्रिंसिपल्स इंग्लिश लॉ के जो कि इनअप्रोप्रिएट हो जाते हैं थ्रू द लैप्स ऑफ टाइम। जुडिशल प्रेसिडेंट जो है बेस करता है तीन एलिमेंट्स पर। रिपोर्ट्स, जहाँ पे एडिक्वेट और रिलायबल रिपोर्ट्स होनी चाहिए, अर्लियर डिसीजंस होने चाहिए आपने लेने जल्द से जल्द। ठीक है, रूल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट होने चाहिए लीगल प्रिंसिपल्स के लिए फॉर अ प्रीवियस सेट ऑफ फैक्ट्स और अप्लाइंग। कोई करंट फैक्ट्स कहेंगे, क्लासिफिकेशन प्रेसिडेंट्स क्लासिफाइड होंगी बाइंडिंग की, जो कि ज़्यादा परसुएसिव नहीं होंगी। ठीक है, लॉ रिपोर्ट्स क्या हैं जी? आओ जी, लॉ रिपोर्ट्स ये हैं कि जी मेजर सीरीज़ ऑफ लॉ रिपोर्ट्स होती हैं जो कि एनुअल वॉल्यूम्स इसके अंदर आ रहे होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस भी आ रहा होता है आपका। ठीक है, जिसके अंदर केसेस इंक्लूड होते हैं जो कि पेपर रिपोर्ट्स में आ रहे होते हैं, और हर केस का एक टाइटल होता है। यूजुअली ये चीज़ आ रही होती है सिविल केस में इन द फॉर्म, फॉर एग्जांपल अभी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, डिनोट कर रहा है कार्लिल जो कि क्लेमेंट होता है जो कि केस करता है, वर्सेस कार्बोलिक
स्मोक बॉल कंपनी जो कि डिफेंडेंट होती है, जो कि डिफेंड कर रही होती है। ठीक है, इस तरह बेसिकली केसेस के नाम आ रहे होते हैं। अच्छा जी, जब अपील होती है तो जो क्लेमेंट होता है, जो कि केस करता है, उसका नेम पहले आता है, और डिफेंडेंट जो कि रिस्पोंडेंट होता है उसका नाम बाद में आता है, और उसके बाद पब्लिकेशन यानी कि सब्जेक्ट मैटर है कि भाई क्यों केस किया जा रहा है, वो चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। एज रिगार्ड करेंगे जी फुल लॉ रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं। फुल लॉ रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं, पार्टीज़ का नाम जो कि इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, फैक्ट्स क्या हैं केस के, वो कोर्ट जहाँ पे वो केस डिसाइड होता है, काउंसिल का नाम और उनके आर्गूमेंट्स, जज और जजेस के नाम, टेक्स्ट ऑफ द जजमेंट क्या है, डेट ऑफ हियरिंग क्या है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या है, पॉइंट्स ऑफ लॉ इस्टेब्लिश क्या है, क्या लीव दी गई है या अपील के लिए ग्रांट मंजूर की गई है, अर्लियर केसेस ऐसे इससे रिलेटेड सिमिलर क्या थे, सोलिसाइटर्स कौन थे, लिटिगेशन की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। ठीक है, रिपोर्टिंग बैरिस्टर कौन है, हायर कोर्ट्स इंपॉर्टेंट केसेस हाई कोर्ट में जा रहे होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में आ रहे होते हैं, और फिर ये जनरल लॉ रिपोर्ट्स में इनके रिपोर्ट हो रही होती है। जुडिशल प्रिटिशन, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशल प्रेसिडेंट वो डिज़ाइन की गई है ताकि इम्प्रूव की जा सके कंसिस्टेंसी लॉ के अंदर, और यहाँ पे 4 चीज़ें जो है वो कंसीडर करनी होंगी जब आप एग्जामिन करोगे प्रेसिडेंट यानी कि फ़ैसला जो कि अप्लाई होगा केस पे। पहली चीज़, डिसीजन जो है वो आपका प्रोपोजिशन ऑफ लॉ पे आना चाहिए, यानी कि आप कंसीडर करोगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे आपका डिसीजन नहीं होगा, याद रखना है। ये जी रेशो डिसिडेंडी आनी चाहिए केस की, मटेरियल फैक्ट्स आने चाहिए ईच केस के। अच्छा जी, प्रीसीडिंग कोर्ट कौन है, सुपीरियर है, सम केसेस में इक्वल स्टेटस होता है कोर्ट का, और डिसीजन जो है बाइंडिंग होते हैं दूसरे कोर्ट्स पे। अब बात करते हैं जी रेशो डिसिडेंडी क्या है। रेशो डिसिडेंडी केस का क्या है, रूल ऑफ लॉ होता है, रूल ऑफ लॉ होता है जो कि एक्सप्रेस करता है इम्प्लाइडली यानी खामोशी से ट्रीट करता है जज एज अ नेसेसरी स्टेप, एक नेसेसरी स्टेप जज जो कंसीडर करता है कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, और लाइन ऑफ रीजनिंग कि भाई उसने क्यों वो नेसेसरी पार्ट समझा, उसको आप क्या कहोगे, रेशो डिसिडेंडी। ऑर्बिटर डिक्टा क्या होता है, वर्ड्स होते हैं जजमेंट में जो कि बोले जाते हैं जजमेंट के दरमियान। ठीक है, लेकिन ये रेशो डिसिडेंडी की फॉर्म में नहीं आते और ये बाइंडिंग नहीं होते फ्यूचर केसेस के ऊपर। अच्छा जी, जब फैक्ट्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स आपको कंसीडर करने होते हैं जब आप डिसाइड करते हो केस को, और यहाँ पे इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ फैक्ट्स आ जाते हैं जो कि प्रेजेंट करने होते हैं। नेसेसरी होगा आपके लिए कंसीडर के फैक्ट्स जो हैं प्रीवियस और लेटेस्ट केसेस के वो सिमिलर हों, और सिग्निफिकेंट है कोर्ट के ऑन द फैक्ट्स, और आप उन्हें अवॉइड करने होगा एज एन प्रेसिडेंट। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं स्टेट ऑफ द कोर्ट पे हम लोग ज़रा बात करेंगे। स्टेटस ऑफ द कोर्ट, हर डिसीजन जो है वो बाइंडिंग नहीं होता है जुडिशल प्रेसिडेंट में। देखो इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, और कोर्ट स्टेटस का जो है वो सिग्निफिकेंट अफेक्ट होता है डिसीजंस पे जो कि बाइंडिंग होते हैं, परवेसिव होते हैं, डिस्क्रेडिट होते हैं। बात करें जी मैजिस्ट्रेट कोर्ट की। मैजिस्ट्रेट कोर्ट किसके ऊपर किन से बाउंड होता है, हाई कोर्ट से बाउंड होता है, यानी कि हाई कोर्ट के डिसीजंस इस पर बाउंड होंगे, कोर्ट ऑफ अपील के डिसीजंस इस पे बाउंड होंगे, सुप्रीम कोर्ट के होंगे, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के होंगे। डिसीजंस किस पे बाइंडिंग होते हैं, किसी पे नहीं होते, और अपने आप पे भी बाइंडिंग नहीं होते इसके। काउंटी कोर्ट के हाई कोर्ट के डिसीजंस काउंटी कोर्ट पे होते हैं बाइंडिंग, कोर्ट ऑफ अपील पे के डिसीजंस बाउंड होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस पे। किस पे
इसके डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, किसी पे भी नहीं, यहाँ तक कि अपने आप पे। क्राउन कोर्ट, क्राउन कोर्ट पे हाई कोर्ट, क्वींस बेंच डिवीज़न के डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, कोर्ट ऑफ अपील के डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं। डिसीजंस किस पे बाइंडिंग होंगे? किसी पे भी नहीं होंगे। इसके जो डिसीजंस होते हैं वो रिपोर्ट होंगे, वाइड और मोर अथॉरिटेटिव होते हैं। अच्छा जी, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में क्या क्या हो रहा था जी? क्वींस बेंच डिवीज़न, चांसरी डिवीज़न और फैमिली डिवीज़न। अगर जनाब एक अकेला जज बैठा हुआ है, ठीक है, तो किस पे इसके डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं? यानी कि इस पे हाई कोर्ट पे किस कोर्ट के डिसीजंस बाइंडिंग होंगे? डिविजनल कोर्ट के, कोर्ट ऑफ अपील के, सुप्रीम कोर्ट के और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जजेस के। अगर एक से ज़्यादा जजेस साथ बैठे हुए हैं तब किस किस के तब इस कोर्ट पे किसके डिसीजंस बाइंडिंग होंगे? डिविजनल कोर्ट के, कोर्ट ऑफ अपील के, सुप्रीम कोर्ट के, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के। अच्छा जी, अब इसके डिसीजंस किस पे बाइंडिंग होंगे? अगर एक जज है तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट, काउंटी कोर्ट और क्राउन कोर्ट। अगर एक से ज़्यादा जजेस बैठे हुए हैं तो इसके डिसीजंस मैजिस्ट्रेट कोर्ट पे, काउंटी कोर्ट पे, क्राउन कोर्ट पे और डिविजनल कोर्ट पे बाइंडिंग होंगे। कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ अपील पे इसके डिसीजंस जो हैं डिसीजंस इस पे किसके डिसीजंस बाइंड होंगे? अपना खुद का, सुप्रीम कोर्ट का, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का। और इसके डिसीजंस किस पे बाउंड होंगे? जो सारे वो कोर्ट जो इससे छोटे हैं, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन होती है वो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे किसके डिसीजंस बाइंडिंग होंगे? खुद पे और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस पे, यानी कि ये बाउंड होगा। और इसके डिसीजंस किस पे बाउंड होंगे? सारे इंग्लिश कोर्ट्स पे एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजंस पे किसके डिसीजंस बाइंडिंग होंगे? किसी पे भी नहीं, ना के खुद पे। और इसके डिसीजंस किस पे बाइंडिंग होंगे? सारे इंग्लिश कोर्ट्स पे। कोर्ट ऑफ अपील, अगर मैं एक्सेप्शन लूँ तो यहाँ पे एक केस हुआ था जी, यंग वर्सेस ब्रेस्टॉल कंपनी 1944, और उसमें डिसाइड होता है कि सिविल डिसीजन जो हैं कोर्ट ऑफ अपील के वो यूजुअली बाउंड होंगे अपने खुद के डिसीजंस पे, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि अब सुप्रीम कोर्ट है अगर होगा तो उसके डिसीजंस ये इसके डिसीजंस उस पर बाइंडिंग नहीं होंगे। पिछले कुछ केसेस में तो दो केसेस इसके थे जो जिसमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ गया था कि भाई किसको फॉलो करेंगे, और प्रीवियस डिसीजंस में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सब्सिक्वेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के साथ इसका आ रहा था कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी। और प्रीवियस डिसीजन लैक ऑफ केस रिलेशन टू आइदर रेलेवेंट प्रेसिडेंट वगैरह का इशू इसके अंदर आ रहा था जनाब। अच्छा जी, परसुएसिव डिसीजंस में अगर हम लोग बात करें तो बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स कंक्लूजन्स क्या हैं? कोर्ट ट्रीट कर सकता है परसुएसिव प्रेसिडेंट्स को, और दूसरे केसेस में कोर्ट ऑफ हायर स्टेटस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जी वो डिसरिगार्ड करे वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट ऑफ लोअर स्टेटस और उसको ओवर रूल कर जाए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली ये हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स को अवॉइड किस तरह किया जा सकता है? अगर प्रेसिडेंट अपेयर हो जाता है बाइंडिंग तो कुछ ग्राउंड्स हैं जहाँ पे आपका कोर्ट जो है वो डिसाइड कर सकता है कि भी आपको फैक्ट्स को डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत है, आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत है रेशो डिसेंडाई का ऑफ सिक्योर के उसकी रीजनिंग क्या है, ठीक है। आपको डिक्लेयर करना पड़ सकता है प्रीवियस डिसीजंस मेड पर इंक्योरियम। अच्छा जी, आपको डिक्लेयर करना पड़ सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का, आपको डिक्लेयर करना पड़ सकता है अर्लियर प्रेसिडेंट आपका बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं जी? प्रेसिडेंट के सर्टनिटी फेयरली और प्रेडिक्टेबल होती है जिन। अच्छा,
डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जज जो हैं कुछ कभी कभी ये कर सकते हैं कि जी उनके ऊपर फोर्स किया जा सकता है कि भाई इलॉजिकल प्रेसिडेंट्स करें ताकि वो अवॉइड करें अनफेयर रिजल्ट्स को। ठीक है, अच्छा जी, क्लैरिटी रीजंस ऑफ रेशो डिसेंडाइड जो है उसमें स्टेटमेंट ऑफ जनरल लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं, जनरल लीगल प्रिंसिपल्स आ रहे होते हैं जो कि समझने में आसान होते हैं। डिसएडवांटेजेस, जजमेंट जो हैं वो यहाँ पे अपेयर हो सकते हैं इनकन्सिस्टेंट और लीगल प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। अच्छा जी, फ्लैक्सिबिलिटी एक और इसकी एडवांटेजेस क्या है? चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ आप इसको चेंज कर सकते हैं कि जी हालात चेंज हो रहे हैं मुल्क के और सिचुएशंस चेंज हो रही है तो इसके हिसाब से चेंज हो सकता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि जो सिस्टम है, जो रियासत है, वो लिमिट कर सकती है जजेस की डिस्क्रेशन को। और डिटेल्स की एडवांटेजेस क्या है कि जी प्रेसिडेंट स्टेटस जो है वो लॉ का अप्लाई कर रहा होता है, फैक्ट्स पे फ्लेक्सिबल इनफ होता है कि जी वो डिटेल्स जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि डिटेल प्रोसीजर्स एक वास्ट बॉडी होती है रिपोर्ट्स की जो आपको इन अकाउंट लेनी होती हैं, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते ऑब्वियसली, और ये टाइम कंज्यूमिंग काम है। फिर प्रैक्टिकलिटी की एडवांटेज क्या है? केस लॉ जो है बेस्ड होता है ऑन एक्सपीरियंस, एक्चुअल केसेस की बेसिस पे, और यहाँ पे जो है एडवांटेज हो जाती है ओवर द लेजिस्लेशन जहाँ पे आप को टेस्ट करना पड़ सकता है, यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। और डिसएडवांटेज क्या है कि अनफेयर प्रेसिडेंट्स हो सकती हैं जो कि रॉन्ग डूइंग को अवॉइड कर जा हो सकता है। लेजिस्लेशन सेकंड मेजर पार्ट है जी, लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन क्या है? जो वो लॉज, एक मिनट जस्ट अ सेकंड, लॉज आसान अल्फाजों में विच आर मेड इन कहाँ पे? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो लॉज बनते हैं उसको आप क्या कहोगे? लेजिस्लेशन। स्टैचू लॉ जो है वो पार्लियामेंट ने बनाया था और फिर वो डेलीगेट कर दिया गया था जी पार्लियामेंट को, जहाँ जब तक कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो एंटर नहीं हो गया था यूरोपियन कम्युनिटी में 1973 में। ठीक है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी में जो है वो नंबर ऑफ़ कॉन्सिक्वेंसेस आ गए थे जहाँ पे पार्लियामेंट ने जो है वो रिपील करा अर्लियर स्टेटस अपना, ओवररूल करा मॉडिफाई केस लॉ जो कि कोर्ट्स में डेवलप हुए थे, नए लॉज बने जिसमें रेगुलेटरी लॉ लाया जा सके। कोई पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट नहीं कर सकता प्रिवेंट फ्यूचर चेंजिंग इन द लॉ। कोई जज जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर सकता स्टैचू लॉ को। वैलिडिटी ऑफ एन एक्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इनकम्पैटिबल यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं हो सकता। टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन क्या है जी हमारे पास? आप देखते हैं इनको। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन हैं वो तीन तरह के आ जाते हैं जी। एक आ जाता है पब्लिक एक्ट्स जो कि जनरल पब्लिक को, आम जनता को अफेक्ट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्राइवेट टैक्स जो कि स्पेसिफिक एक ख़ास तबके के लोगों को और ग्रुप को अफेक्ट कर रहे होते हैं। और एक हो जाता है लेजिस्लेशन दैट एम्पावर्स अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और बॉडी, फॉर एग्जांपल ACCA वर्सेस ICAW केस हो जाए, ACCA वर्सेस ICAP केस हो जाए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा, यानी कि कुछ बॉडीज़ के दरमियान, रेगुलेटर्स के दरमियान मसला हो जाए। पार्लियामेंट में अब लॉ बनता किस तरह? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या है? प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन ये है कि गवर्नमेंट जो है वो बिल एयर करती है, एक बिल इशू करती है गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं ग्रीन या वाइट पेपर। ठीक है, और फिर वो बिल पास होता है पार्लियामेंट में, और जब वो पास हो जाता है बिल तो फिर वो लॉ बन जाता है। ठीक है, और इसका प्रोसीजर ओवरऑल है क्या जी? स्टेज 1 पहली रीडिंग होती है जहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, एजेंडा दिया जाता है, कोई डिबेट नहीं होती। सेकंड रीडिंग होती है फिर जो भी प्रपोज लॉ होता है, यहाँ पे डिबेट होती है जनरल मेरिट्स की बेसिस वगैरह। फिर थर्ड स्टेज कमेटी स्टेज होती है ये, यहाँ पे बिल को जो है वो एग्जामिन किया जाता है। कौन करता है जी? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ जिसके अंदर तकरीबन 20 मेंबर्स होते हैं। ठीक है,
जो कि मेन पार्टीज़ उसके से जो है वो मेंबर्स उस कमेटी में होते हैं और वो स्पेशलाइज होते हैं उस रेलिवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसके ऊपर हम लोग बिल पास करवाना होता है। स्टेज 4 होती है, रिपोर्ट स्टेज होती है। जो भी बिल होता है अगर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट वगैरह होनी होती है वो रिपोर्ट की जाती है और फिर पूरे हाउस का यानी कि पार्लियामेंट का अप्रूवल लिया जाता है। स्टेज 5 होती है, थर्ड रीडिंग होती है, ये फाइनल अप्रूवल स्टेज होती है और उसके बाद ये लॉ जो है आपका पास हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैचू लॉ। स्टैचू लॉ के जो हैं वो क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं जी। डिफरेंट इंटरवल्स पे होता है, मोर देन 5 इयर्स लगते हैं। स्टैचू लॉ जो है इन थ्योरी किसी भी प्रॉब्लम से डील कर लेता है जनाब। अच्छा जी, स्टैचू लॉ जो है वो केयरफुली कंस्ट्रक्ट करता है कोड ऑफ लॉ को और ऑब्वियसली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसके अंदर आता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है सोसाइटी में, अनवेलकम डेवलपमेंट होती है तो भाई इसके अंदर चेंजेस वगैरह हो सकती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? स्टैचूज़ बहुत बल्कि होते हैं, पार्लियामेंट के पास इतना अक्सर टाइम नहीं होता कि जी वो लेजिस्लेशन वगैरह वो ड्राफ्ट वगैरह कर सके। सब्सटेंशियल स्टैचू जो है वो एक बहुत टाइम ले लेता है पार्लियामेंट का। स्टैचू लॉ जो है स्टेटमेंट ऑफ जनरल रूल्स ड्राफ्ट वगैरह जो करने होते हैं केसेस का, हो सकता है उनके पास उसकी एक्सपर्टीज़ वगैरह ना हो, ड्राफ्टिंग में गलती हो जाए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है भाई? पार्लियामेंट के पास करने को बहुत कुछ होता है, ठीक है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई हर वक्त वो लॉ ही बनाती रहे। तो वो क्या करते हैं, वो जी अब लॉज जो हैं वो डिफरेंट बॉडीज़ को फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड का लॉ यूके में वो कर दिया ICAW को, ACCA को। अब फाइनेंस और ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट रिलेटेड लॉज जो हैं ये लोग बना रहे होंगे। पाकिस्तान में पास कर दिया जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान को। इंडिया में जी कर दिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो मिनिस्ट्रियल पावर्स जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, इन रेगुलेटर्स को कर दिया देते हैं, उनके पास ये पावर्स आ जाती हैं और इसके ऊपर फिर वो लोकल अथॉरिटीज़, बाय लॉज, रूल्स ऑफ कोर्ट वगैरह जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो ये देख रहे होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर अगर बात करें तो जी कंट्रोल जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, वो प्रोडक्शन होती है न्यू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। कुछ स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, अप्रूव करते हैं अफर्मेटिव रेजोल्यूशन को। अथॉरिटी स्टैट्यूटरी जो है वो 40 डेज़ का इसके अंदर आता है। अगर कोई भी चेंजेस वगैरह होनी होती है या उसके ऊपर कोई कंट्रोल वगैरह लेना होता है, 40 डेज़ प्रोसीजर्स होता है। स्क्रूटनी कमेटी होती है जो कि इन रेगुलेटर्स को जो है वो स्क्रूटनीटाइज करती रहती है, एग्जामिन वगैरह करती रहती है कि भाई कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्शंस वगैरह तो नहीं आ रहे, क्या चैलेंजेस हैं अगर कोर्ट वगैरह में कुछ सिनेरियो आ गया तो, और ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं जी? एडवांटेजेस ये हैं कि जी कोर्ट देख रहा होता है मामलात, तो पार्लियामेंट का टाइम बच जाता है, ठीक है। कंटेंट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टेक्निकल और बेटर वर्कआउट हो सकता है कंसल्टेशन में। न्यू और अल्टर रेगुलेशंस जो हैं वो जी इशू हो सकती हैं। सिस्टम्स अलाउ कर देता है कि जी लॉ जो है वो क्विकली चेंज किया जा सके अगर ज़रूरत है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अकाउंटेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर बहुत कंसर्न्स होते हैं MPs वगैरह के। और सिस्टम जो है वो अनरिप्रेजेंटेटिव होता है कुछ चीज़ों में। सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं होते हैं भाई, जो रेगुलेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ICAP का प्रेसिडेंट है या ACCA का प्रेसिडेंट है वो पब्लिक के इलेक्शन से नहीं आता, ठीक है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो बहुत लार्ज वॉल्यूम्स में आ रही होती है। ऑर्डिनरी MPs वगैरह जो होते हैं वो ऐसे लॉज बना रहे होते हैं जिनकी उनको समझ बूझ भी नहीं होती है। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं बाय स्टैच्यू और वो यूज़र्स वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं।
फिर स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन की अगर बात की जाए तो करेक्टली बिफोर जजेस अप्लाई किए जाते हैं। मिसचिफ रूल जो है इंटरप्रिटेशन का वो डेवलप हो जाते हैं ओवर टाइम, और यहाँ पे प्रपोजिव अप्रोच आपको लेनी होती है। जजेस जो होते हैं वो फेस करते हैं टास्क ऑफ अप्लाइंग लेजिस्लेशन, इंटरप्रेट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। एम्बिग्यूटी हो सकती है जी, एरर्स हो सकते हैं, सिनेरियोस वेग हो सकते हैं, अनसर्टेनिटी अगर अराइज हो जाए तो फिर फैक्चुअल सिचुएशंस वगैरह को आपको एकदम से देखना पड़ता है। अनफोर्सिएबल डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, ब्रॉड टर्म्स जो है वो आपको देखनी पड़ सकती हैं ड्राफ्ट में। फॉर एग्जांपल जी, व्हीकल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, बाईसाइकिल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, क्या सिर्फ साइकिल आएगी, रूल्स क्या हैं, प्रिजम्पशंस क्या हैं, अदर एड्स इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक क्या आ रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं जी मिसचीफ रूल। मिसचीफ रूल जो है वो जज कंसीडर करता है कि जी कि क्या मिसचीफ अजीब या वेट चीज़ आ रही है जो कि स्टैचू को प्रिवेंट कर रही है, रोक रही है कि वो रेमेडी या जो वीकनेस है लॉ के अंदर उसको करेक्ट कर सके, उसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन ला सके। परपोजिव अप्रोच क्या है जी, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशंस होती हैं ये बेसिकली, ठीक है। लिटरल या ग्रामेटिकल सेंस में नहीं है, लॉ के उसमें देखना होता है आपको कि जी लेजिस्लेशन क्या अचीव करना चाह रही है। कॉन्टेक्सचुअल हमारे पास आ जाता है रूल का मतलब है कि जी आप कंसिडर करो किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, क्या वो परमिसिबल भी है या नहीं, ठीक है। जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन हमारे पास क्या है जी, जो कि कोर्ट्स ने डेवलप कर दिए हैं, जो कि आपको बताया भी है वो डिफरेंट केसेस को देखते हुए। और फिर जेनरस रूल, एडजस्टम जेनरस रूल आ जाते हैं यहाँ पे। स्टैचू जो है वो नंबर करता है स्पेसिफिक थिंग्स, जनरल वर्ड जो है वो लिमिटेड होते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक टर्म्स आ रहे होते हैं, जो फॉर एग्जांपल पावेल वर्सेस कैम्पटन पार्क 1899 में हुआ था, जहाँ पे वो हाउस, ऑफिस, रूम, अदर प्लेस की बात कर रहा था। तो भाई आप इन टर्म्स को वेरीफाई करना, देखना, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर एक्सप्रेसियो यूनियस ईस्ट एक्सक्लूसिव एल्टीरियस, ठीक है। क्या है जी, जहाँ पर आपने एक्सप्रेस करना होता है किसी इम्प्लीमेंटेशन को जो कि एक्सक्लूड करे किसी भी दूसरी चीज़ को। नॉस्क्यूटर सोर्सेस, यहाँ पे प्रिज्यूम किया जाता है कि अदर वर्ड्स जो कि घूम रहे होते हैं जो कि स्टैचू मेंशन कर रहा है, जैसे कि चिल्ड्रंस बुक, चिल्ड्रंस टॉय, क्लोथ्स, एक रीज़नेबल है कि अज्यूम करा जाए क्लोथ्स का मतलब है चिल्ड्रंस क्लोथ्स, ठीक है। पैरी मेटेरिया, स्टैचू फॉर्म कर रहा है पार्ट ऑफ सीरीज़ जो कि डील करता है सिमिलर सब्जेक्ट मैटर के साथ। कोर्ट जो है हो सकता है वो इंटरप्रिटेशन लाए प्रीवियस स्टेटस को, लॉ और केसेस के स्टेटस वगैरह को देखते हुए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सॉरी, प्रिजम्पशंस, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन की बात आपकी आ जाती। प्रिजम्पशंस के इंटरप्रिटेशन किस तरह अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। एग्जिस्टिंग अगर कॉमन लॉ नहीं है तो फिर आप किस चीज़ को देखोगे, किसके रेफरेंस पे आप डिसीजंस लोगे। पर्सन या प्रॉपर्टी वगैरह का सिनेरियो, तो नेशनलाइजेशन उसकी क्या है, क्या उसकी इंटेंशंस को वेरीफाई किस तरह करोगे, लिबर्टी क्या आएगी। रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट देखना है, यानी कि आपने आगे की तरफ जाना है या पीछे की तरफ जाना है, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स आगे की तरफ का क्या अफेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ, इमिग्रेशन वगैरह का देख के इश्यूज़ देखना। फिर अदर असिस्टेंस इन इंटरप्रिटेशन, इंट्रेंसिक एड्स जिससे आप कहते हैं, जो कि क्वींस प्रिंटर कॉपी का एक सिनेरियो आता है 1987 में। तो ये इंटरप्रिटेशन जो है वो लेजिस्लेशन में आपको कुछ इस तरह मिलता है, एक एक्ट जो कि स्टेट करता है कि जी इंटेंशन क्या थी, स्टैचू ऑफ मस्कुलर जेंडर, टर्मिनोलॉजी क्या है, फेमिनिन है तो वाइस वर्सा, क्या वर्ड्स यूज़ करने आपने। इंट्रेंसिक एड्स जो हैं वो इंटरप्रेट करते हैं लॉन्ग टाइटल को, एक्ट ऑफ इन डायरेक्ट करता है जजेस को, इंटरप्रिटेशन सेक्शंस को, साइड नोट्स को,
एक्सटेंडेड एड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, रिपोर्ट्स, लॉ कमीशन, रॉयल कमीशंस, हैंसर्ड के सिनेरियोस, ये चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 1898 में एक की एग्जाम्पल मिलती है यूके लॉ में यूरोपियन कन्वेंशन की और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स की, ठीक है, जो कि मोर कॉमन हुआ आगे जाके, जहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट्स रखी गई इन लोगों के आगे ठीक है, 20th सेंचुरी में यूज़ किया गया गाइडलाइन इंग्लिश कोर्ट्स में जी, यूरोपियन कोर्ट से उठाएंगे कि भाई फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स होंगे, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, स्ट्रीम करके किया गया कि जी सफिशेंट एग्जिस्टिंग लॉ कितना सफिशेंट है, कितनी इसके अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ह्यूमन राइट एक्ट 1998 आपको बोलता क्या है जी? इम्पैक्ट एक्ट का ये बोलता है कि जी न्यू लेजिस्लेशन लेकर आनी चाहिए, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन और कॉमन लॉ को आपने लेके चलना है साथ, तीनों चीज़ों को। रिस्पॉन्सिबल होगा उस बिल के लिए जिसमें स्टेटमेंट ऑफ कंपैटिबिलिटी आ जाएगी, कन्वेंशन आ जाएगी, बिल की सेकंड रीडिंग हुई जो कि इनकम्पैटिबल रही, और फिर आगे बढ़े। फॉर एग्जांपल कोर्ट्स जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं सेकेंडरी लेजिस्लेशन अगर उनको सूटेबल वगैरह ना लगे। ये ह्यूमन्स राइट एक्ट ने इसकी इजाज़त दी। इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन पे कि जी इसका ये कंपैटिबल हो गया कन्वेंशंस के साथ, एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन को इंटरप्रेट करने में आसानी हुई, आगे जाके जजमेंट्स यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स की वजह से बेहतर हो गई, यहाँ पे इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा गया, कंपैटिबल हो गया कन्वेंशन और इनकम्पैटिबल जो थे लॉज उनको फारिग किया गया, उनको निकाला किया गया। ये इसके इम्पैक्ट्स हमारे पास आए, एंड आई होप यहाँ तक क्लियर है। सी इन द नेक्स्ट चैप्टर।